PYQs टाइप, वो तुम्हें लगाने हैं, ठीक है। और तुम्हें क्या, थर्मो के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, थर्मोफिजिक्स के, थर्मल फिजिक्स के, वो सारे फॉर्मूले तुम्हें पढ़ने हैं। दूसरा, लेंस है ना, लेंस, यस मैम। हाँ, तो लेंस के क्वेश्चंस तुम्हें पढ़ने हैं, ठीक है। लेंस का क्वेश्चन, लेंस के क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नहीं फॉर्मूले, कि मतलब लेंस में अगर अगर किसी और मीडियम में रख देते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंस के फॉर्मूले तुम्हें पढ़ने हैं। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, पावर, अगर मान लो लेंस को कट करते हैं तो कितना पावर में चेंज होता है, फोकल लेंथ में कितना चेंज आता है, इनके बस फॉर्मूले ओवरव्यू करना है, ठीक है। ये नहीं है कि अब उसी को क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए, नहीं, बस ओवरव्यू लेना है कि अच्छा ये हो जाता है, ये होता है, 1-2 घंटे का काम है। और दूसरा क्या पढ़ना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब तुम ये मत करना कि मैम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तुम अब टफ लेवल पे मत जाना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। मतलब रोलिंग मोशन में मैंने बोला था कि रोलिंग मोशन से फॉर्मूला पढ़ के जाना, एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी का, है ना। सुरेंद्र बता, माधव बोलो, क्लास में जब थे तो मैम मैंने क्या मैम बोला बोला था, था। रोलिंग, है ना, कि रोलिंग मोशन में सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले पढ़ के जाना और इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, सिर्फ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है और ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, नहीं पढ़ना उससे ज्यादा। चलो मान लिया फ्लूइड्स के क्वेश्चन आ गए, तो फ्लूइड्स हम 25 के 25 सवाल तो पेपर में नहीं अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे, तो जो हमने नहीं पढ़ा उसे छोड़ दो, पर जो हमने पढ़ा है वो हमें आना चाहिए। अब देखो, फ्लक्स का क्वेश्चन आया है, ये अभी तक की शिफ्ट का थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। देखो फ्लक्स का ये क्वेश्चन है फ्लक्स का, एक बार ये देखो यहाँ पे स्क्रीन सबको दिख रही है ना, क्वेश्चन देखो फ्लक्स का, ये आज की शिफ्ट का पेपर है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेडेड एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड ए ड्यू टू द पॉइंट चार्ज दिस एंड डिस्टेंस a/2 फ्रॉम इट शोन इन द फिगर। मतलब एक प्लेट है, उस प्लेट के बीच में ना एक चार्ज रखा हुआ है a/2 ऊपर, तो पूछा है कि बताओ कितना फ्लक्स क्रिएट होगा इस शेडेड रीजन से। तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, देखो ये मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था इस तरीके से। ये प्लेट मैंने दी थी कि ये प्लेट है, इस प्लेट के ऊपर क्यू चार्ज रखा है, मुझे फ्लक्स निकाल के बताओ। और ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछा गया है फ्लक्स का। तो ये थोड़ा सा वन ऑफ द डिफिकल्ट था और मैंने क्लास में कराया, तो मैंने इसलिए कहा था बच्चों क्लास के नोट से बाहर बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आज का पेपर। जिन्होंने नोट्स और टीचर्स के भरोसे रहे हैं वो अच्छा कर लेंगे, और अब आप लोगों को क्या करना है, जो टॉपिक्स बताए हैं उनका रिवीजन कर लेना, मेजोरिटी वहीं से आ रहा है, ठीक है। चलो आज का पेपर डिस्कस कर लेते हैं, क्या पेपर में आया है। देखो, तो ये कल की सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्या कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, ठीक है। एक का 7 माइक्रोकुलाम है चार्ज और एक का माइनस दो, एक रखा हुआ है -7 पे और एक रखा हुआ है +7 पे, ठीक है। ये ओरिजिन दोनों के चार्जेस हैं। पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बता दो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R। आर। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है। चार्ज एक प्लस है एक माइनस है, तो विद साइन लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो एक -7 एक +7, तो ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना बनेगा 14, ये डिस्टेंस बनेगा 14। तो देखो बस आर की वैल्यू रख दी 14 और ये आपका आंसर आ गया। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है पोटेंशियल एनर्जी से। तो क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के तो कितने क्वेश्चन कराए थे कि अगर ऐसे बना हुआ है और इसको मैं एक सर्कल पे बना दूं तब इसके पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, हमने तो काफी क्वेश्चंस करे थे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन आया मॉडर्न फिजिक्स से। तो मॉडर्न फिजिक्स में हमने बोला था फोटो आइंस्टीन जो इक्वेशन है वो हम लोगों को याद रखनी है, तो वहीं से सवाल आया है। क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन गिवन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, आपको रेडिएशन बतानी है कि कितनी रेडिएशन का इंसिडेंट वेवलेंथ का रेडिएशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, करेक्ट। आई। यस हाँ, मैम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, ईवी नॉट, वी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, करेक्ट, इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू को क्या लिख सकते हैं भाई, C/λ, करेक्ट, -5। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो मैंने इसको लिखा 2 वोल्ट, ई मेरे साथ में इसको एज इट इज लिख दिया।
इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये यहाँ जाके ऐड हो जाएगा 4.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच की वैल्यू गिवन है, देखो यहाँ पे ये एरर है, ये एच की वैल्यू गिवन है 1242, यस बोलो, यहाँ से आप लैम्डा मैम निकाल वर्क लेना। फंक्शन अगर जूल्स में होता तो मैम डिवाइड करते या इनटू करते इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए? क्या कह रहे हो? अगर मैम अगर वर्क फंक्शन जूल्स में होता तो डिवाइड करते या तो अगर वर्क को फंक्शन इनटू जूल में करते? होता तो हम उसको, देखो वही मैं बता रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको आप कैसे, अब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ये जूल में कन्वर्ट हो गया, तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर जूल में है तो फिर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये हम 2 डिवाइड ही इलेक्ट्रॉन करना था। वोल्ट है, हाँ, तो ऐसे याद रख लो ना, 1 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल्स, ऐसे है ना, तो इंटरचेंज करना हम कर ही लेंगे। अब यहाँ पे देखो डायोड, अब यहाँ पे हमें डायोड की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। डायोड का क्या करता है, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में है डायोड, तो डायोड को आप एक कंडक्टिंग वायर ले सकते हो, अगर फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो फॉरवर्ड बाइजिंग कब होती है, जब पी वाला पॉजिटिव से जुड़ा हो और नेगेटिव वाला नेगेटिव से जुड़ा हो, तो ये मेरा फॉरवर्ड बाइजिंग हो जाएगा, करेक्ट। अब यस देखो अगर मैम। ये फॉरवर्ड में है तो ये सीधा का सीधा कैसा काम करता है बच्चों, फॉरवर्ड बाइजिंग में है तो आइडियल डायोड है, मतलब आइडियल मतलब प्योरली कंडक्टिंग है, मैं इसको कंडक्टिंग वायर से चेंज कर सकती हूँ, है ना, कि बस मेरे पास क्या करें, डायोड को हटा दो, ये जो रेजिस्टेंस है बस ये रहेगा, क्योंकि ये प्योरली है, ठीक है। प्योरली डायोड का रेजिस्टेंस नहीं होता है ना, आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं होता, तो सिर्फ इसका रेजिस्टेंस ड्रॉप नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकते हैं, एक कंडक्टिंग वायर ले सकते हैं। अब मान लो अगर ये रिवर्स बाइजिंग में हो तो क्या होगा, तो रिवर्स बाइजिंग में डायोड काम नहीं करेगा, और जिस ब्रांच में डायोड अटैच है, मान लो ये मेरा इस तरीके से है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, करेक्ट, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये मेरे को रिवर्स बाइजिंग में है इस तरीके से R1 और R2। अब देखो जो जिस ब्रांच में डायोड है उस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिवर्स बाइजिंग में तुम्हारा डायोड क्या नहीं करता, करंट वर्क नहीं करता, हाँ, तो फॉरवर्ड में है तो सीधा करंट चला जाएगा, रिवर्स में तो उस ब्रांच से करंट जाने ही नहीं देगा, तो ये कॉमन चीजें थी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हारा फॉरवर्ड वाइज में है, तो फॉरवर्ड वाइज में बस ये हटा दो, सिर्फ तुम्हारे पास रेजिस्टेंस रह जाएंगे, आर इक्विवेलेंट 20 का 10 हो गया, पोटेंशियल 5 है, तो करंट कितना हो गया 0.5 एम्पियर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा देखो वर्क डन, थर्मो के, ये तो मैंने कितने कराए हैं थर्मो वाले क्वेश्चन, वर्क डन निकालो, वर्क डन निकालो, तो थर्मो में वर्क डन वाला क्वेश्चन हर शिफ्ट में एक पूछा गया है, और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करा होगा। देखो ए टू बी कैसे सॉल्व करेंगे, ए टू बी देखो कौन सा है, ए से लेके बी तक पी नॉट सेम है, बट आपकी हाँ पीडीवी हो गया है ना, तो प्रेशर सेम रहा, वो हमारा वॉल्यूम में चेंज हो गया 3V0 माइनस 2V0, तो कितना आया पी नॉट वी नॉट। बी टू सी देखो वॉल्यूम अगर तुम्हारी चेंज ही नहीं हुई, अगर डीवी चेंज 0 है, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा भाई 0, तो यानी बी टू सी वाली साइकिल में कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, करेक्ट। यस मैम। अब बचा C2E, तो बस अब C2E क्या करना है, वही आपको पीडीवी करना है, आपके पास प्रेशर कितना है 2P0, वॉल्यूम देखो फाइनली हमारा V0 हो गया, इनिशियली कितना था 3V0, तो यहाँ पे फाइनल डीवी का मतलब होता है, याद रखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो साइन में गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ये याद रखना है। वी फाइनल देखो ई पॉइंट पे वी फाइनल मेरा वी नॉट है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया, तो ये कितना बना -2P0, अच्छा ये 4 हो गया वी नॉट, तो अब सबको ऐड कर दो, तो एक तो ये बना और दूसरा ये, तो ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा -3P0 वी नॉट, तो टोटल तो ये 2 आया। तो नेगेटिव वर्क डन क्या दिखाता है, नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, सिस्टम पे अगर मैं हीट पूछूं तो सिस्टम ने हीट गेन करी है या हीट लॉस करी है, हीट का लॉस हुआ है, और वर्क डन आया है नेगेटिव, ठीक है। तो ये इस तरीके ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखो प्रिज्म का, अब बोलेंगे कि मैडम प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया, तो देखो ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सवाल क्या है पढ़ो, एंगल ऑफ प्रिज्म को
बराबर कर दिया है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के, जो हम मिनिमम डेविएशन निकालते हैं, ये दोनों बराबर हैं। पूछा है कि एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ। अगर तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना, √3, ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म पाई बाय एन है, तो एन की वैल्यू बताओ। यानी कि इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है। देखो एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है भाई, म्यू इक्वल्स टू साइन, बोलो, डेल मिनिमम प्लस ए बाई 2, करेक्ट। और यहां से ये साइन ए बाई 2 है ना, तो ये फॉर्मूला रख दिया। डेल मिनिमम की वैल्यू ए है, तो ए प्लस ए 2a अपॉन 2, तो साइन ए अपॉन साइन ए बाई 2। अब देखो यहाँ पर आके बच्चे रुक जाएंगे, रुकना नहीं है। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन थीटा, भाई साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू, यस देखो ये तो साइन 2 थीटा का तुम लिखते थे, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो मेरे पास ये साइन थीटा है, तो क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो बस ये उसको ऐसा लिख यस दो, ये रहा है ना। तो ये थीटा बाई टू कट गया, तो कॉस का वैल्यू आ गया, तो यहाँ से आपने सीधा निकाल लिया ए की वैल्यू। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ही निकालना था, वो आपने निकाल लिया। 60 डिग्री आया है, तो ये पाई बाय एन अब तुम बता दो 180 बाय कितना होना चाहिए, एन की वैल्यू 60 डिग्री के लिए 3, करेक्ट। तो ये ऐसे ये इंटीजर क्वेश्चन है, सोचो, ठीक है। अब फिर देखो स्टेडी स्टेट का, ये मैंने तुम्हें क्लास में इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की प्रॉपर्टी बताई थी, करेक्ट, कि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है ना। Yes, मैंने यस इंडक्टर मैम और कैपेसिटर दोनों की प्रॉपर्टीज बताया था कि जब मान लो आपके पास टाइम 0 है, ठीक है, इनिशियली टाइम है, तो इंडक्टर क्या काम करता है, इंडक्टर जिस ब्रांच में है और अभी टाइम 0 है, तो उस ब्रांच से करंट को जाने नहीं देगा, है ना। इंडक्टर उस ब्रांच से करंट को नहीं जाने देगा। और कैपेसिटर क्या करेगा, जाने देगा। कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, इस केस में कैपेसिटर चार्ज होगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद t इक्वल्स टू इंफिनिटी हो जाएगा, तो तुम्हारा इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर को रिमूव कर दो इंफिनिटी पे, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको वायर से रिप्लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंडक्टर का। बट कैपेसिटर क्या कर देगा, इस टाइम पे करंट को जाने नहीं देगा, करेक्ट, स्टॉप कर देगा। स्टॉप कर देगा, करंट नहीं जाने देगा। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, है ना। इसी को क्या यस बोलते हैं, स्टेडी स्टेट, कि आपका जो कैपेसिटर है अब फुली चार्ज हो गया है, जिस ब्रांच में अब कैपेसिटर लगा है उस ब्रांच में ये करंट तो नहीं जाने देगा। तो यही है स्टेडी स्टेट। यहाँ से आपका तुम्हारा सर्किट से करंट आया, ऊपर वाली ब्रांच में तो जाएगा ही नहीं, इस ब्रांच में सीधा करंट चला गया, मैम करेक्ट। स्टेट मतलब इन्फिनिटी टाइम हो जाता है ना। हाँ, स्टेडी स्टेट मतलब तुम्हारा कैपेसिटर फुली चार्ज है, अब वो और चार्ज नहीं ले सकता, ये मतलब है, ठीक है। तो अब आपके पास ये रहा, ये यहाँ पे चला गया। अब पूछा है कि बताओ कि कितना वो रहेगा, कैपेसिटर के पास कितना चार्ज आ गया है। तो Q इक्वल्स टू CV, कैपेसिटर दिया ही हुआ है, पोटेंशियल निकालना है। अब देखो ये दोनों 8 और 10 वाला रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में है, तो मतलब दोनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर रहेगा, ठीक है। तो V इक्वल्स टू IR लगाना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो 10 और 15 सीरीज में है कि पैरेलल में, पैरेलल। पैरेलल में क्यों है, करंट नहीं जा रहा ना कैपेसिटर के पास। अगर कैपेसिटर के पास करंट चला जाता तो डिवाइड हो जाता करंट, है ना। बट अभी ऊपर वाली ब्रांच में नहीं है करंट, तो ये सीधा जाएगा। तो 15 और 10 सीरीज में हो गए, तो 25 तुम्हारा आर इक्विवेलेंट है, और पोटेंशियल गिवन है, तो करंट आ गया 1/5। 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हो, V इक्वल्स टू IR करके, I 1/5 और रेजिस्टेंस 10, तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ रहेगा, तो 8 दूनी 16 माइक्रो कूलम। पैरेलल में क्यों लग रहा है भाई, ये 10 और 15 पैरेलल में क्यों लग रहे हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है ये, तो इस ब्रांच में करंट नहीं भेजना, बस इतना करना था। अब ये देखो टाइम पीरियड पे क्वेश्चन आया है कि एक सैटेलाइट है जो कि 9 टाइम क्लोजर है अर्थ से एज कंपेयर टू मून। मान लो ये मेरी अर्थ है और ये हमारा मून है,
इस ऑर्बिट में मेरा मून है और ये मेरी अर्थ है, तो ये एक दूसरे से r दूरी पर है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कोई एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ से कितना क्लोज है, 9 टाइम क्लोजर है ना। तो 9 टाइम क्लोजर है तो ये इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी भाई, 9 टाइम क्लोजर है तो अगर मून की r है तो ये कितना हो जाएगा, r/9, और r/9। बस वही तुम्हें फॉर्मूला यूज करना है कि t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सैटेलाइट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून की पावर 3/2, ठीक है। तो तुम्हें देखो सब चीज गिवन है, रेडियस तुमने निकाल ली r और r/9, और मून का तुम्हें टाइम पीरियड दिया हुआ है 27, तो यहाँ से सैटेलाइट का आंसर आ जाएगा 1 डे। तो एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। ये देखो फोकल लेंथ के फॉर्मूले हैं कि हमारा एक लेंस है, जब वो एयर में है तो फोकल लेंथ f है, जब उसको मैं इमर्स कर दूंगी किसी लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में जब जब ऑप्टिक्स कराई है, जब जब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में कराया है, करेक्ट। यस मैम, भाई जो क्लास लेते हैं वो तो बताओ कि कराया है कि नहीं कराया, करवाया है। यस मैम। कराया है? तो ये क्लास ये ही सवाल आया है सीधा का सीधा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही है 1/f μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस r2 जब लिक्विड में, हाँ बोलो बोलो, लिक्विड में रख दोगे तो लिक्विड में यहाँ पर तुम्हारे पास लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो जाएगा, दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना, बस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला ये E इज इक्वल टू CV, ये इससे फॉर्मूला आया, E की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, B0 निकाल दो, फॉर्मूले में रख दो। एक देखो 10, ये मतलब बोर्ड जैसा, बोर्ड में भी नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, E इक्वल टू CV, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट बेस। कराया है कि नहीं कराया ये फॉर्मूला, मैम इससे भी अच्छे अच्छे करवाए हैं आप। हाँ तो ये तो बेसिक वाला आया ना, तो मैं वही कह रही हूँ बिल्कुल बेसिक से आया है, क्लास नोट्स भी इनफ है। अभी भी तुम ना क्वेश्चंस करने मत बैठ जाना कि हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तुम्हारे पास जो तुम्हारी क्लास नोट्स है ना, बस उनके फॉर्मूले ही पढ़ के चले जाना, वो भी जो क्रैश कोर्स में कराई है ना, बस उनके फॉर्मूले देख के जाना, क्वेश्चन भी मत देखो, जो फॉर्मूले हैं बस वो ही करके चले जाओ, वो भी इनफ है, उनसे बाहर नहीं आ रहा कुछ। अब ये देखो प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च एट एंगल थीटा विद काइनेटिक एनर्जी के, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी एक्स मैक्सिमम हाइट। चलो सॉल्व करो इसको। सेकेंड ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो देखो क्या है भाई, आपके पास प्रोजेक्टाइल है, आपने किसी u वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है, वो एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। मैक्सिमम हाइट पे सबको पता है हमारे पास सिर्फ कौन सी वेलोसिटी रह जाती है, v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल, हाँ हॉरिजॉन्टल रह जाती है, वर्टिकली 0 हो जाती है। तो अगर मैं इनिशियली मानू, इनिशियल मेरे पास हाफ m u स्क्वायर थी, तो ये पूरा u है ना, टोटल है, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली। अब जब फाइनली मैं चली गई तो मेरे पास एनर्जी कितनी हो गई, हाफ m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये काइनेटिक एनर्जी है फाइनल। तो अब देखो जो आंसर है वो k की टर्म्स में है, इसका मतलब मुझे ये फाइनल एनर्जी का जो ये वाला टर्म है इसको मुझे k में चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये सोचो। तो अब k में कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, मैं u वैल्यू निकाल लो यहाँ से u स्क्वायर की, तो u किसके बराबर आ गया, √2m अपॉन k, 2k/m, सॉरी 2k/m, करेक्ट। तो यहाँ पे u की वैल्यू अब u स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 1/2m, कितना आया यहाँ से u स्क्वायर, 2k/m cos स्क्वायर थीटा, तो ये m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो k cos स्क्वायर थीटा इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बस वही एक दूसरे में वैल्यूज को चेंज रखना है, उठाना है, पटकना है, उतना ही करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, वेल डन। अब देखो एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन देखो, एलसीआर पे मैंने तुम्हें इतने टफ क्वेश्चंस करा दिए, मतलब अच्छे लेवल के, पर देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब तुम देखते ही खुश हो गए होंगे। सीरीज एलसीआर सर्किट, एल और सी की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी पूछी है भाई, क्या करना है, सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है,
एक्स ओमेगा इक्वल्स इक्वल टू, टू 1 बाय अंडर रूट LC। हाँ बस, फॉर्मूला भी याद ना रहे तो इतना तो पता ही है, एक्स इक्वल्स टू एक्सएल, ये 1/ओमेगा सी होता है, ये ओमेगा एल होता है, ठीक है। तो ये ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1/√LC। फ्रीक्वेंसी पूछी है तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो वैल्यू सारी गिवन है, 2 पाई के टर्म्स में आंसर पूछा है, देखो बस ये वैल्यूज रखनी है। ये मिली में है तो एल को मिली में रखना 10⁻⁻3, कैपेसिटर नैनो में है तो नैनो में रखना 10⁻⁹। इनका ध्यान रखना जरा, मतलब अब की बार जेई देख चेक क्या कर रहा है कि बच्चे कितने होशो आवाज में पेपर कर रहे हैं, तो मिली और नैनो में बस आंसर रखना है तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन जरा देखो, ये थोड़ा एरर का थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं, ये यूनिट एंड डायमेंशन का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनर्जी दी हुई है xt के टर्म्स में, देखो कितना है, x⁻³ e⁻−βt। अब परसेंटेज एरर पूछा है, x का इसने परसेंटेज एरर दिया हुआ है कि भाई x में जो परसेंटेज एरर है वो 1.2% है, ठीक है, और आपके पास परसेंटेज एरर जो t का है वो 1.6% है, और आपसे पूछा है कि बताओ कि t इक्वल्स टू 5 सेकंड पे कितना एरर आएगा तुम्हारी एनर्जी E में, ये पूछा है। तो एक बात बताओ, हम लोग ज्यादातर एरर्स के लिए क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो मेरे को रेजिस्टेंस का निकालना था ρL/A, तो एरर करते हैं तो इसका del R/R यानी डिफरेंशिएट करते हैं ना, यस मैम। डिफरेंशिएट मैम। करते हैं, ठीक है, del A/A, इस तरीके से हम लोग एरर्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो जो एनर्जी है वो x और टाइम दोनों पे डिपेंडेंट है, तो यानी अब मुझे इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, अब x और t यानी ये uv का फॉर्मूला हो गया ना, u.v, मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पे, देखो इस तरीके से ये u और v का फॉर्मूला है, यानी इसको ऐसे सॉल्व करोगे कि एनर्जी जो है वो x³ e⁻−βt है, मुझे dE निकालना है, तो आप dE कैसे निकालोगे, 3x², इसको एज इट इज रखोगे e⁻βt को, फिर प्लस का साइन, अब देखो x का डेरिवेशन किया है तो dx भी, ठीक है, पार्शियल डेरिवेशन। अब इसको करो, x³ एज इट इज रखो, अब e इसका करोगे तो -β e⁻−βt dt, ये हो गया। फिर बाद में हम क्या रखते हैं, देखो यहाँ पे del R/R, नीचे एक्चुअल वैल्यूज भी जाती हैं, तो अपॉन में क्या करना है, dE/E, तो जो ये वैल्यू आई है जितनी भी 3x² अपॉन में e की वैल्यू कितनी है, x³ e⁻−βt, तो ये वैल्यू रख लोगे, ऐसे अलग अलग जो चीजें कट जाएंगी, देखो उसके बाद ये चीज बचेगी, इसके बाद ही आता है ये हमारा, देखो क्या बचा, कैलकुलेशन करने के बाद बचा dE/E इक्वल्स टू 3/x dx माइनस बीटा dt, ठीक है, और ये क्या है -β dt, इतना बचा, ये मेरा आंसर आया था यहाँ पे। अब यहाँ पर आके फिर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती कि अब क्या करें। चलो देखो ये dx/x इसका तो परसेंटेज एरर है मेरे पास, dt का परसेंटेज एरर नहीं है, इसका मतलब मुझे t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड तो करना पड़ेगा, तब इसका एरर बन पाएगा, और t की वैल्यू 5 सेकंड जो है वो यहाँ रखनी पड़ेगी, इतना। अब तुम्हें अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, जैसे 3 इंटू परसेंटेज एरर कितना बनेगा, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका एरर 1.2% गिवन था, माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है 0.3, इसका परसेंटेज एरर कितना है dt/dt का 1.6%, 5 t की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये परसेंटेज एरर बन गया। अब देखो दिक्कत क्या है, बच्चे इसको करते माइनस, यहाँ देखो ये जो dt/t है ये परसेंटेज एरर है, यानी ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है ना, प्लस में भी हो सकती है और ये माइनस में भी हो सकती है। तो देखो अगर मैं इसको माइनस माइनस हम करें तो ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में, ठीक है। तो यहाँ 3 ऑलरेडी है तुम्हारे पास, तो ये बन जाएगा 3.6%, यहाँ पर वैल्यू प्लस की जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 2.4%, तो 6% आंसर आएगा। यहाँ पर अगर तुम नेगेटिव कर देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता, ठीक है, तो इसको ऐड करना था, क्योंकि मेरे dt/dt में प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको हमने, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला था एरर्स हमेशा क्या होती हैं, ऐड होती हैं,
है ना। जो मैक्सिमम हमारी एरर परसेंटेज एरर्स होती हैं, परसेंटेज एरर्स हमेशा हम ऐड करते हैं, माइनस नहीं करते एरर्स को। तो ये देखो ये सारी टर्म्स मेरी एरर्स वाली हैं, तो हम माइनस तो कर ही नहीं सकते। मैक्सिमम एरर पूछा है वैसे भी कि देखो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या पूछा है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर के लिए हम ऐड करेंगे तो जो हमारा 6% आएगा। तो ये डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, काफी चीजें ऐड करनी थी, खुद से काफी चीजें सोचनी थी। तो एक यही ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था। बाकी ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो कितना आसान है। क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 न्यूटन का फोर्स अगर हम किसी स्प्रिंग पे अप्लाई करते हैं, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और अप्लाई किया उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो सिंपल सी बात है एक्सटेंशन आएगा। तो मान लो कितना एक्सटेंशन आया, उन्होंने वो भी दे दिया कि x1 का एक्सटेंशन आ गया। तो यानी रीस्टोरिंग फोर्स kx इक्वल्स टू 5 न्यूटन। तो एक्सटेंशन कितना आ गया, x1 इक्वल्स टू 5/k। ऐसी दूसरी स्ट्रिंग है भाई, उन्होंने बोला कि अगर मैं दूसरी स्ट्रिंग पे 7 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो हमारे पास जो एक्सटेंशन आती है स्प्रिंग में वो आती है x2। तो x2 किसके बराबर होगी, 7/k के। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टेंशन बताओ कि कितनी आएगी। तो एक बात बताओ, ये स्प्रिंग है, आपने पकड़ के खींचा तो इसी डायरेक्शन में इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगी होगी, और अगर मैं टेंशन की बात करूं तो यही इसकी टेंशन जनरेट हुई होगी। टेंशन करेक्ट, टेंशन भी तो इतनी या हुई होगी। तो टेंशन कितना, अब इन्होंने पूछा है कि हमें बताओ ये वाली टेंशन, टेंशन इक्वल्स टू 5x1 माइनस 2x2। तो देखो 5x1 की वैल्यू निकाली तुमने 5/k माइनस 2, x2 की वैल्यू कितनी निकाली, x2 कहाँ है, 7/k। 7/k। तो ये वैल्यू कितना आया, 25/k माइनस 14/k। तो कितना बना, 11/k। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब टेंशन क्या है भाई, टेंशन भी रीस्टोरिंग फोर्स है, kx। तो k इंटू एक्स रखोगे तो k की वैल्यू रखो, और तुमने ये टोटल एक्सटेंशन ही तो निकाला है, ये क्या है, ये है ना एक्सटेंशन ही तो आया, ये x की वैल्यू है, ये टोटल एक्सटेंशन है। टेंशन से बनाओगे तो k से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो k इंटू 11/k। तो k से k कैंसिल हो गया और ये 11 आंसर आ गया तुम्हारा। तो सीधा मतलब ये इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, ये बस वैल्यू थी और तुम्हें x1 और x2 की वैल्यू रखनी थी। और ये बताया ये मेरा एक्सटेंशन आया है, अब मुझे टेंशन में कन्वर्ट करना है, तो टेंशन मेरे kx के बराबर है, तो x आ गया, k से मल्टीप्लाई कर दो, वही t की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो ये मतलब बिना कॉन्सेप्ट का, बिना मतलब इसमें कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जनरल क्वेश्चन आ गया है, बस 5x1 माइनस 2x2। x1 निकाल लेते तुम और x2 भी निकाल लेते, अपॉन में k बचता तो उसको ऑप्शन में देखते, k है ही नहीं, 11 है तो सीधा 11 भी आंसर ले आते। ठीक है, तो ये है। फिर देखो ये आज का सवाल है, आज की शिफ्ट का RMS वैल्यू, सीधा का सीधा क्लास से उठ के क्वेश्चन आया है ये। थर्ड हाँ थर्ड थर्ड ऑप्शन। हाँ, क्लास में कराया ना IRMS वैल्यू, इस ये वाला कितनी बार कराया है कि IRMS निकालते हैं तो क्या करते हैं भाई, पहले तो रूट स्केयर मीन रूट, तो पहले इसका स्केयर करोगे, आई स्केयर ए साइन स्केयर ओमेगा टी, फिर उसका आई स्केयर बी कॉस स्केयर ओमेगा टी, फिर 2 साइन ए वो, है ना। तो अब जब रूट इसका मीन निकालोगे तो मीन में कॉस ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी फुल साइकिल के लिए 0 हो जाता है, करेक्ट। तो वो वाली वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, और इनका एवरेज कितना हो जाता है 1/2। तो आई स्केयर ए बाई 2 प्लस आई स्केयर बी बाई 2, तो मीन हो गया, उसके बाद रूट, तो इसका रूट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसा क्वेश्चन आया है IRMS से। आई डोंट थिंक कि अभी तक कुछ भी ऐसा है जो क्लास से बाहर है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहे हैं। ऐसे सवालों को देख के पेपर में घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना। व्हाट इज द रिलेटिव शिफ्ट, अब बच्चे रिलेटिव शिफ्ट को देख के ही घबरा जाएंगे कि भाई हमने तो रिलेटिव शिफ्ट नाम की कोई चीज ही नहीं पढ़ी, ये तो ऑप्टिकल का है, पता नहीं क्या ही पूछ लेगा। नहीं, क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन ऑप्टिकल पावर इज इंक्रीज, उसने बस ऑप्टिकल पावर को इंक्रीज किया है, तो पूछा है फोकल लेंथ में कितना शिफ्ट आ गया। भाई तुमने किसी की पावर को 0.1 डायोप्टर से 2.5 डायोप्टर कर दिया, तो इसका मतलब पावर चेंज हुई, तो फोकल लेंथ में भी चेंज आएगा। फोकल लेंथ कितना होता है 1/p। तो जब देखो जब तुम्हारी वैल्यू 0.1 d थी तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा भाई
10 मीटर। और जब तुमने पावर को फाइनली कितना कर दिया 2.5, तो ये कितना हो गया फोकल लेंथ 10/25। 20 बस इतना हो गया। अब इतना तो तुमने कर लिया। अब उसने क्या पूछा है शिफ्ट, तो शिफ्ट पूछा है, बता दो कितना चेंज आया है, चेंज पूछ रहा है वो। तो हमें पता है चेंज कैसे निकालते हैं भाई, F1 माइनस F2। अब चेंज यानी कंपेयर करना है, जब ये 2.5 डी हुई है ये कितना चेंज आया है। तो मैंने हमेशा बोला है नीचे वो चीज लिखते हैं जिससे कंपेयर करना होता है। तो कंपेयर किससे करेंगे भाई, जो तुम्हारी फाइनल जो वैल्यू आई है वो किसके मुकाबले चेंज हुई है, कंपेयर टू F1। तो नीचे वही वैल्यू रखेंगे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू से ही कंपैरिजन होता है, तो इसलिए अपॉन में F1 आएगा। तो बस ये तुम्हारी एरर है। अगर यही परसेंटेज होता तो इंटू 100 कर देते तो वो परसेंटेज चेंज बन जाता। ठीक है, तो ऐसे सवालों को देख के पेपर में घबराना नहीं, वही चीजें पूछी हैं, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट कर देता है। ठीक है, और मैं यही कहूंगी मैथ पहले अपना, फिजिक्स का पेपर चाहे कोई क्वेश्चन लेंथी भी लग रहा है बट तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो वो कर लो। क्योंकि मैथ में क्वेश्चंस अभी तक ये देखा गया है कि बहुत लेंथी बन रहे हैं और बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री छोड़ दे रहे हैं उसके चक्करों में। ये मत, बहुत बच्चे मैं देख रही हूँ केमिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों, उनको ज्यादा सोचने का टाइम लग रहा होगा कि ये तो सोचना पड़ेगा, फिर वो लास्ट में सोचते हैं और मैथ उन्हें वापस मूव करने का मौका ही नहीं देता क्योंकि बहुत लेंथी पेपर है। तो अपना सबसे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहे अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है बट समय लग रहा है तो वो पहले कंप्लीट कर लो और फिर मैथ्स पे जाओ। ठीक है, और मैथ में भी क्या करना है, मैथ के पेपर को पहले पढ़ लो। मैथ के 25 सवाल आए हैं ना, ये नहीं पहले से लग गए, पहला कर लिया दूसरा कर लिया तीसरा में लगे पड़े, ऐसे नहीं करना। मैथ के क्वेश्चंस को पढ़ लो और ये देखो कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, मुझे पता है जहां तक मैंने भी पढ़ी थी, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बन जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पिक कर लो जो इजीली बन जाए मैथ में, पहले वो सॉल्व करो। ये कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पहले से ही चल रहे हैं, पहला कर लिया फिर दूसरा करने की कोशिश करी, दूसरा नहीं हुआ, तो ये स्ट्रेटेजी मत अपनाना। सुन रहे हो कि भाग गए? यस मैम हाँ, भाग्य नहीं। आकाश कर रहा है मैम बैटरी खत्म हो गई। मैम चैट बॉक्स में लिखा है किसी ने, हाँ क्या लिखा है पूछो। मेरे इतने करीब मत आओ कि तुम्हें बर्बाद कर दूं मैथ्स। हाँ वो बिल्कुल यही है ना। तो मैथ्स में यही है कि मैथ्स में भी पिक करके चलना है, बहुत स्मार्ट मूव चलना है। ये नहीं है कि पागलों की तरह पहला भी कर रहे हैं दूसरा भी तीसरा और लगातार करते ही जा रहे हैं और एक भी सवाल नहीं बन रहा है, हाइपर हो जाओगे। क्योंकि मैथ में ऐसा पता है होता क्या है, कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है। मान लो तुमने मैथ का एक क्वेश्चन करा फर्स्ट, वो नहीं बना तुमसे, फिर तुमने दूसरा करा वो भी नहीं बना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। मतलब जो क्वेश्चन तुम्हें आता भी होगा ना मैथ का, वो भी नहीं सॉल्व होगा। तो इसीलिए मैथ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए पूरे 25 सवालों को देखो, उसमें से जो तुम्हें आता है ना, चाहे तुम्हें 2 आते हो 3 आते हो, पहले उन 3 सवालों को करो, उससे कॉन्फिडेंस बन जाएगा। और कॉन्फिडेंस जब बन जाता है तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये करना मैथ्स में। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या आया है, एंगुलर मोमेंटम पूछा है हाईएस्ट पॉइंट का। आई थिंक मैंने ये वाला क्वेश्चन भी क्लास में कराया है एंगुलर मोमेंटम कराते वक्त। चलो इसको करो, इजी क्वेश्चन है। MVR, आर परपेंडिकुलर तुम्हारी मैक्सिमम हाइट हो गई, मास है, वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे कितनी होती है? U cos 45। हाँ करो आंसर बताओ, और मैक्सिमम हाइट की वैल्यू लिख लो। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, MVR। आर हमेशा कौन सा होता है भाई, हमारा परपेंडिकुलर वाला। तो एक बात बताओ, जब हमें मैक्सिमम हाइट पे निकालना है, ये मेरी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, तो अबाउट किस पे निकालना है, अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो मास है, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई तुम्हारी मैक्सिमम हाइट पे, वो वैल्यू, और ये तुम्हारी मैक्सिमम हाइट, तो ये मेरी मैक्सिमम हाइट ही परपेंडिकुलर हाइट की तरह काम करेगी, तो ये तुम्हारा एच मैक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो सीधा सीधा फॉर्मूले में v cos थीटा एच मैक्स की वैल्यू, और थीटा तुम्हारा 45 डिग्री है तो 1/√2, तो ये तुम्हारा सीधा आंसर आ गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मैं बताऊं, ये रिपीटेड PYQ है, ये रिपीटेड PYQ है। अब ये वाला देखो क्वेश्चन, एक पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM
जिसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब पूछा है डिस्टेंस बताओ भाई, रेशो बताओ डिस्टेंस और ट्रेवल का 12.5 सेकंड में। देखो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम और ये एक्सट्रीम। इसका एक टाइम पीरियड कब कंप्लीट होगा? पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर मीन पे आएगा, फिर यहां से एक्सट्रीम पे और फिर वापस मीन पे। इसी तरीके से इसका पूरा एक कंप्लीट होगा ना मोशन। और इसको मैं बोलूंगी कितना टाइम पीरियड कितना हुआ? 1। ये एक टाइम पीरियड हुआ। तो अब मुझे एक बात बताओ, एक टाइम पीरियड में इसने कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया? पहले यहां से यहां गया ए, जल्दी बताओ, एक ही टर्म से बताओ, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चल रहा है? पहले एक बार एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन, फिर दूसरा वाला एम्पलीट्यूड, फिर मीन पोजीशन। कितना चल रहा है? कितना चल रहा है? 2a नहीं भाई, क्या कर रहे हो बच्चों? 4 सेंटीमीटर। हाँ देखो, एक टाइम पीरियड मीन पोजीशन से पहले एक्सट्रीम पे गए तो ए डिस्टेंस चला, ठीक है, फिर एक्सट्रीम से वापस आए तो कितना चला? 2a। अब देखो लेफ्ट एक्सट्रीम भी है, यहाँ पर आ गया, फिर ये चला यहाँ पे, यहाँ पहुंच गया ए और फिर ये वापस आया। अब एक टाइम पीरियड कहलाया जाएगा कि अब एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ है, करेक्ट? यही होता है। तो एक टाइम पीरियड में कितना चल रहा है भाई? वो 4a चल रहा है ना, 4a। Yes, a ma'am. क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, करेक्ट? तो वो एक टाइम, मैंने ये क्लास में बताया है तुम लोगों को कि एक टाइम पीरियड में वो 4 बार आएगा, 4 टाइम्स ऑफ अपने एम्पलीट्यूड चलेगा। तो अब देखो उसका एक टाइम पीरियड 2 सेकंड का कंप्लीट हो रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 सेकंड मतलब उसको मैक्सिमम से एक्सट्रीम जाने में कितना समय लग रहा होगा? 0.5 भाई मैंने क्या बताया, मैक्सिमम से यहाँ जाने पर डिस्टेंस टाइम कितना लेता है? t/2 बताया ना? एक बार भाई एक आने और जाने में t/2 और सिर्फ एक बारी में कितना लेगा? t/4। यस मैम। भाई यही तो था, एक बार गया मिनिमम से मीन से एक्सट्रीम तो t/4 और फिर वापस आएगा t/4, यानी एक पूरा आने जाने में यहाँ पर t/2 और एक बार यहाँ पे आने जाने में t/2। तो ये t/2 तो एक टाइम पीरियड बना t। यस तो ये हो गया। तो अब ये 2 सेकंड ये है। तो अब देखो मुझे बताओ कि 12 सेकंड में कितना एम्पलीट्यूड चल गया? वो 12 सेकंड यानी कितना टाइम पीरियड? 12 सेकंड यानी 6 ऑसिलेशंस हो गई होंगी भाई। 12 सेकंड है और 2 सेकंड एक का है तो कितने ऑसिलेशन हो गई? 6 ऑसिलेशन हो गई। तो 6 ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस चल गया? 24a 24 है, करेक्ट? तो यही करना था। अभी सुनो, तो 12 सेकंड का तुमने निकाल लिया 24 से, अब बचा 0.5। 0.5 में कितना चला है? एक a हो जाएगा। ए तो प्लस ए 25 हो गया। हाँ तो यही करना था कि 2 सेकंड है भाई मेरे पास, तो 2 सेकंड में मैडम एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, तो यानी 12 सेकंड में कितनी बार चल गया? 6 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो गए और 6 ऑसिलेशंस यानी 24 है। अब वो बचा 0.5, तो 0.5 सेकंड से समझो 0.5 कितना समय है, कितना डिस्टेंस कंप्लीट किया है? तो 0.5 सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मीन से एक्सट्रीम जाने का समय है, जिसमें वो एक ए के बराबर चला है, तो 25 ए हो गया। तो ये तो भाई तुम्हारी डिस्टेंस हो गई है ना, डिस्टेंस में टोटल देखा जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट बताओ, मतलब वो जब जब मीन पोजीशन पे आएगा घूम के उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया होगा, तो लास्ट फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए होगा। बस ए होगा। तो ये रेशो है। तो ये देखो 25 a/a, तो ऑप्शन नंबर सी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बता, एसएचएम से बेसिक क्वेश्चन नहीं आया, ये बिल्कुल बेसिक। जिसको ये पता हो कि t/4, मैंने तुम्हें ये बहुत डिटेल में कराया था कि मैक्सिमम पोजीशन से एक्सट्रीम जाने का समय t/4। मैंने तुम्हें a/2 तक का भी कराया था कि मैक्सिमम पोजीशन से a/2 पे जाने पर कितना समय लेता है। ये मैक्सिमम पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है। और मैंने बोला था इन दो, ये पूरी डिस्टेंस a है और बीच में एक कट मान लो ये a/2, तो मैक्सिमम से a/2 तक जाने का डिस्टेंस कितना होगा? मैंने यहाँ तक इतना भी तुम्हें रटवाया था बैठा के। कितना होता है बताओ जल्दी? मतलब तुमने रटा ही नहीं है।
बताया था ना, एक तरफ t/12 हो जाता है और एक का t/6 हो जाता है। नोट्स खोल लेना, ठीक है, इस पेज का नोट्स खोल लेना जो मैंने कराए हैं, उसमें देखना a/2 तक का डिस्टेंस कितना होता है समय बचाने के लिए, ठीक है। ओके मैम। याद क्यों नहीं करे तुमने मुझे? मैंने जो वो किताब में वो नोट्स लिखवाए वो मैंने अपने लिए लिखवाए कि मैं पढ़ लूंगी उनको? ठीक है। अब देखो, अब कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला देखो, स्क्वायर साइड लूप का। देखो क्या कह रहा है, इन स्क्वायर लूप, मतलब मेरे पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी लेंथ जो है वो 1/√2 है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का। पूछा है सेंटर पे बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैंने ये क्लास में कराया है कि नहीं कराया? हम कि एक का करवाया है। निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड कितना, एक की वजह से कितना होगा, μ0I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, करेक्ट। बीटा। ये परपेंडिकुलर यस डिस्टेंस d हो जाएगी, ये निकाल लोगे भाई, l का ये आधा हो जाएगा, तो ये d कितना हो जाएगा, 1/2√2। अब ये एक की वजह से आया, 4 वायर की वजह से 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, करेक्ट। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ये एंगल कितने हैं बताओ जरा। 45 45 हम्म 45 डिग्री। हाँ ठीक है, तो ये एंगल कितने बनेंगे, 45 45। तो ये तुम्हारे एंगल्स हो गए। तो ठीक है, अल्फा बीटा 45 45 डिग्री हो गए। ये उसी की तरह है कि ये मेरे पास वायर है, स्ट्रेट लाइन जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पॉइंट P है जिसपे मुझे वो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ठीक है। तो एक को क्लॉकवाइज लेते हैं, एक को एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब ये तो मैंने बहुत ही बार कराया है, अगर अब ये तो कर देना चाहिए था। तो ये बस 4 से मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर एक देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास मान लो ये 3 है, ठीक है, A B C। इलेक्ट्रॉन जो है अगर 8 से C आ रहा है, A से C जंप मारा है, तो उसने एक फोटोन रिलीज किया है जिसका वेवलेंथ कितना है भाई, 2000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर वो B to C आ रहा है तो उसका वेवलेंथ कितना है, 6000 एंगस्ट्रॉम। अब वो क्या कह रहा है कि बताओ अगर उसको A से B आना हुआ तो कितना अमाउंट का वेवलेंथ आएगा, लैम्डा बताओ। तो भाई अब देखो एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, EAC, मतलब A से लेके C तक का जो एनर्जी डिफरेंस है वो AB के बराबर और प्लस BC के बराबर, यही। और एनर्जी कितनी होती है, hc/लैम्डा, जो तुम्हें लैम्डा गिवन है। तो वहां से तुम AB का निकाल सकते हो, करेक्ट। यस मैम। जी मैम। यस तो मैम। एनर्जी डिफरेंस है हर लेवल के AB BC, ये सब तुम्हें बताइए कि दोनों की एनर्जी लेवल्स डिफरेंस के बराबर होते हैं। तो AC का AB प्लस BC दोनों के एडिशन के बराबर होगा। फिर उसके बाद देखो ये वाला, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लो। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड देखो के उसमें है, Z एक्सिस में, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी I कैप में है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी I में है। कह रहा है कि बताओ डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होगी। तो भाई डी ब्रुगली वेवलेंथ क्या होती है, h लैम्डा इक्वल्स टू h/p और h/mv। तो मतलब तुमसे वो t टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा है कि t टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, करेक्ट। यस मैम। वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, अब पार्टिकल आया है x डायरेक्शन में वेलोसिटी से, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तुम्हारी z डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा चार्ज है उसकी एक वेलोसिटी z डायरेक्शन में होगी, क्योंकि उसको z डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, F इक्वल्स टू QE, और ये उस पर फोर्स लगा रहा होगा m में। तो यहाँ से एक्सीलरेशन कितना निकल के आया, QE/m, भाई इतना ही एक्सीलरेशन आता है। तो यानी बट ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में है, z में। तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी बन जाएगी भाई, किसी t समय बाद, जो वो पूछ रहा है t टाइम बाद वेलोसिटी फाइनल बतानी है।
बट z में कितनी वेलोसिटी होगी t टाइम बाद? देखो v इक्वल्स टू u प्लस at। तो इनिशियली z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, एक्सीलरेशन इतना है, तो मैंने इसको डायरेक्ट t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये z डायरेक्शन की वेलोसिटी आ गई। अब एक बात बताओ, x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है बच्चों वो सेम रहेगी, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई x फोर्स है नहीं उसको रिटार्ड करने के लिए, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो यानी जितनी वेलोसिटी से आया था उतनी ही वेलोसिटी रहेगी। तो दो वेलोसिटी हो गई, एक x में एक z में, तो v नेट निकाल लोगे भाई, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा v नॉट स्क्वायर प्लस q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन m, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई, ये यहाँ पर वेलोसिटी की जगह रख देना। तो मोस्ट सुटेबल आंसर तुम्हारा जो भी है वो यहाँ से चेक कर लो, फाइनल सारी कैलकुलेशन यहाँ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, नेट एक्सीलरेशन निकालना है, ठीक है। तो नेट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी एक z में होगी और एक x में, तो x में सेम रहेगी बट z डायरेक्शन में x फोर्स लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। समझ में आया क्या किया है? यस मैम। यस देखो कुछ नहीं करना, बस नेट तुमने फॉर्मूला लिखा वेवलेंथ का, पूछा तो वही है h अपॉन एम वी। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो वेलोसिटी पूछ रहा है t समय पे कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सीलरेशन आता है जो तुम्हें पता है q e बाय m, यही एक्सीलरेशन है। तो z डायरेक्शन में वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी क्योंकि वहां पर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा हर समय पे। तो ये z में t पर डिपेंडेंट है, बट x में वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी रिटार्डिंग फोर्स या उसको सपोर्टिंग कोई भी फोर्स नहीं मिल रहा। तो उसका नेट निकाल दिया बाय वेक्टर मेथड से। आइडियल, देखो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल क्यू बाय डेल यू का रिलेशन पूछा है। डेल क्यू बाय डेल यू, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां पर एक चीज थी कि जो डी क्यू है ये कैसा है, ये प्रोसेस, ये कैसा है, ये प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। डी क्यू प्रोसेस डिपेंडेंट, कि अगर सीवी वाला होगा तो हम सीवी यूज करेंगे, अगर आइसोबैरिक यानी अगर देखो सीपीसीवी दो चीज पढ़ाई थी ना, कांस्टेंट Yes, ma'am. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और एक सीवी। तो क्यू का फॉर्मूला क्या था, एम सीवी डेल्टा टी और सीपी डेल्टा टी। तो मैंने क्या बोला था, जो तुम्हारी क्यू है ये प्रोसेस डिपेंडेंट है, आप इसको चेंज कर सकते हो कि अगर आपका स्पेसिफिक हीट पे है तो आप सीपी लिख दोगे, वॉल्यूम पे है तो आप सीवी लिख दोगे। बट मैंने बोला था जो इंटरनल एनर्जी है ये आपकी सेम रहती है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, एन सीवी डेल्टा टी, है ना। तो यही फॉर्मूला है, डेल क्यू का फॉर्मूला एनसीपी डेल्टा दी, क्योंकि ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक, जिसमें आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है। और इंटरनल एनर्जी के लिए कोई सी भी प्रोसेस हो यही फॉर्मूला रहता है। तो दोनों को आपने डिवाइड कर दिया तो सीपी बाय सीवी आया, ये क्या है, गामा। तो मोनो एटमिक के लिए गामा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है गामा का, 1 + 2/f। देखो 1 + 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनो के लिए 3, तो ये कितना हो गया, देखो 3 + 2 5/3, ठीक है। तो और कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं इसके लिए, सीपी और सीवी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो। और क्या याद रखना है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस के 3 रिलेशन थे ना, पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, टी गामा और एक पी वाला था, एक तो टी और पी में था और फिर दूसरा किसमें था, टीवी में। ये 2 रिलेशन है एडियाबैटिक के, ये रिलेशंस याद रखो, 3 रिलेशंस एडियाबैटिक के ये याद रखने हैं। और स्पेसिफिक हीट में जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं वो फॉर्मूले एक बार देख लेना, ठीक है, देख लोगे। यस मैम। और जितना जो नोट्स में है ना, थर्मो के नोट्स उससे ज्यादा नहीं पढ़ने, उतना ही इनफ है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर मेरा प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। अब मुझे बताओ प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी,
ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब वॉल्यूम क्या हो गई, कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब आइसोबैरिक, आइसोकोरिक आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक। बस अब आइसोकोरिक प्रोसेस है तो ए ऑप्शन ठीक है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वर्क डन जीरो, बिल्कुल ठीक है। जीरो। अब सी ऑप्शन देखो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला अभी क्या था, डी इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी हर कॉस्ट पे बढ़नी ही बढ़नी है, सिंपल सी चीज है। यानी तीनों ऑप्शन मेरे सही हैं, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या वर्क डन हो नहीं रहा। मुझे एक बात बताओ, आप किसी गैस को हीट दे रहे हो, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वर्क डन हो नहीं पा रहा। मैंने क्या कहा था, जब भी हम किसी गैस को हीट देते हैं तो दो तरीके से काम होता है, एक तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है और दूसरा गैस काम करती है ना, अपने आप को एक्सपेंड करके, यानी वॉल्यूम को एक्सपेंड करके। दो तरीके से खर्च होती है। अब एक बात बताओ, अगर वर्क डन हो ही नहीं रहा तो सारा का सारा जो हीट उसको मिल रहा है वो सारा किसमें चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है ना। तो जितना तुमने हीट दिया, डीक्यू दिया, वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में। समझ गए। तो सारा इंटरनल एनर्जी देखो, यहां से देख लो ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, देखो ये रहा, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू जीरो हो गया, तो देखो डी क्यू इक्वल्स टू डी यू, मतलब आप जितनी हीट दोगे वो सारी हीट कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो ऐसे भी होगा, जितना डी क्यू है, तुमसे पूछे, मान लो वो बोलेंगे हमने इतना डी क्यू दिया और आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो बताओ इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो जितना तुम डी क्यू दोगे उतना ही डी हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर ये देखो, हाँ यस मैम ये जो क्वेश्चन है इसमें ये तो बताया नहीं है इन्होंने कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं कि नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है, लास्ट में इन्होंने ये बोला ना, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन टेम्परेचर। ओ सॉरी, तब आ गया, तब ठीक है ना। हाँ सी ऑप्शन देखो, अगर वो बोलते, अगर यहाँ पे ये नहीं लिखते इंक्रीज इन टेम्परेचर, तब हम कुछ नहीं कह सकते थे, ठीक है। अगर बोलते इंटरनल एनर्जी इंक्रीज, सिर्फ इतना ऑप्शन होता तो डाइसी हो जाता, कुछ नहीं कह सकते थे कि इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। बट हाँ ये देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर्ड हाफ CV स्क्वायर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C की वैल्यू लिख दो, V क्या होता है, पोटेंशियल विच इज इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू D। तो ये करके बस सीधा आंसर आया है, बोर्ड का क्वेश्चन है। देखो YDSC, देखो ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो, कोइंसिडेंस वाला कितनी बार कराया मैंने ब्राइट फ्रिंजेस में। मैंने बोला था बच्चों कोइंसिडेंस वाला देख लेना, आ सकता है, कोइंसिडेंस वाला देख लेना, है ना। और मैंने इसके लिए क्या बोला था, N1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू N2 लैम्डा 2 करना है, बस इतना बताया था। ये कर लो, ये फॉर्मूला था इसका N1 लैम्डा 1 इक्वल्स टू N2 लैम्डा 2। जिन्होंने लास्ट डे क्लास ली होगी जिसमें मैंने वेव ऑप्टिक्स कराई थी, उस दिन ये वाला फॉर्मूला भेजा था मैं। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना है तुम्हें जब भी कोइंसिडेंस वाला आए। तो N1 वेवलेंथ, मान लो N1 वेवलेंथ कितनी है 600 इक्वल्स टू N2 वेवलेंथ कितनी है 480, ठीक है। तो N1 अपॉन N2 इक्वल्स टू देखो 480 बाय 600, तो ये कितना बना भाई, 24/30, और ये बना 12/15, तो कितना बना 4/5, तो N1/N2। तो देखो इन्होंने किससे पूछा है, ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर, तो 480 वाला पूछा है। तो 480 के लिए कौन सा है मेरा N2, तो N2 का मिनिमम कौन सा बन गया भाई, N2 का हमारा 5 आ गया, ठीक है। देखो N1 इक्वल्स टू 4 और N2 इक्वल्स टू 5, तो N2 का कितना बना 5, N2 480 के साथ है, तो मेरा ऑप्शन 5 जो है सही है, ठीक है। तो यानी N2 का, यानी 480 का 5th ब्राइट बन रहा होगा और 600 नैनोमीटर का 4th ब्राइट बन रहा होगा, और वो दोनों साथ में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में से आया है। ये देखो ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि हमने एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। अगर उसको हवा में रखे हैं तो फोकल लेंथ f1 है। अब मान लो उसको मैंने किस में रख दिया,
दूसरा एक कन्वेक्स लेंस है जिसको मैंने किसी लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/2 है, तो F1 F2 का रेशियो बताओ। सीधा फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं करा। देखो यही एक ही फॉर्मूला आया है बार बार, तो फॉर्मूला ये है मेरा 1/f μ2 by μ1 1/r1 माइनस 1/r2। μ2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? जिसमें लाइट एंटर कर रही है, यानी लाइट एंटर किसमें करेगी? लेंस के अंदर। तो ये लेंस का हो गया। μ1 यानी एयर, तो एयर का 1 हो गया। तो सॉल्व कर लो बस वो अब देखो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो प्लेनो के लिए कितना हो जाता है? मैंने बताया था रेडियस इंफिनिटी, नहीं रेडियस इंफिनिटी होता है। सॉरी 1/r 0 1/r 0 होता है। ये मैंने क्लास में तुम्हें बताया था। तो यही से सवाल आ गया। फिर दूसरी कंडीशन लगाओगे कि भाई जो F2 है उसको आपने किस में रख दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है मीडियम का। तो देखो यहाँ पर μ1 1.2 हो गया बस, ठीक है। उसका रेडियस 1/30 था तो ये 30 हो गया, ये 0 तो ये हट गया। तो इसको सॉल्व करा तो F2 की वैल्यू आ गई 120। तो रेशो पूछा है F1 और F2 का, तो 40/120 कर दो, 1/3 तुम्हारा ऑप्शन था और यही आंसर है। ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्टिक्स में भी देख के डर मत जाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक बार स्फेरिकल वाला जो है स्फेरिकल मिरर वो देख लो, और लेंस वाले कटिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग ऑफ लेंस, ये वाले 2-3 चीजें फॉर्मूला अपने आंखों में से निकाल लो, एक बार स्कैन कर लो। ये देखो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आया प्योर रोलिंग से, G sin थीटा 1 + I m/r²। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, तो सीधा फॉर्मूला रखोगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड है सीधा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एक बार सवाल पढ़ो। फ्रिक्शन, मैंने शायद बैंकिंग ऑफ रोड से 3 ही चीजें कराई थी। मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी कराई थी कि नहीं कराई थी? मैंने बोला था बस फॉर्मूले याद रख लो। मैंने बोला था कि अगर मान लो हमारे पास फ्रिक्शन नहीं है, 3 चीजें थी, फ्रिक्शन भी नहीं है और बैंकिंग ऑफ रोड भी नहीं है, तो हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? Vmax μrg कराया था। अगर मेरे पास अगर फ्रिक्शन नहीं है बट अगर मेरे पास बैंकिंग ऑफ रोड है, तो मेरे पास Vmax क्या हो जाता है? μrg tan थीटा। फिर मैंने बोला था अगर फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है, तब मैंने तुम्हें लिमिट बताई थी कि एक Vmax होती है और एक V मिनिमम। उनके फॉर्मूले रटवाए थे। अब देखो वहां से Vmax पूछ लिया, उसी फॉर्मूले से, सिर्फ सीधा सीधा फॉर्मूला आया है, सीधा फॉर्मूला, ठीक है। और तुम लोग याद नहीं करते कि भाई कहाँ ये फॉर्मूले क्यों ही आएंगे, तो सीधा फॉर्मूला पूछा है, देखो। तो Vmax मैंने लिमिट बताई थी, Vmax से V मिनिमम। तो कौन सा है इसमें से बताओ? सेकंड। नहीं, पहला वाला ही है। Vmax का है पहला? नहीं, पहला तो V मिनिमम का है। देखो ये रहा, Vmax में ऊपर पॉजिटिव साइन है, ठीक है। एक सेकंड, ये फॉर्मूला है। तो Vmax का फॉर्मूला तुम्हारा कितना बनेगा भाई? ये रहा, Rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ठीक है, cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो इसमें से देखो tan थीटा बनाना है, तो cos थीटा दोनों में साइड में से बाहर ले लेना, तो क्या बन जाएगा? GR म्यू प्लस tan थीटा, म्यू प्लस tan थीटा। ठीक है। हाँ, तो मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो यहाँ से भी अगर मैं देखूं, अपॉन 1 माइनस न्यू sin थीटा। फर्स्ट नहीं वाला नहीं 10 में बनाना है ना, थर्ड इसको होगा, देखो सॉरी। 10 में बनाना है। देखो ये मैक्स में मेरा क्या आ रहा है? Rg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये फॉर्मूला है, अपॉन cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो इसको tan थीटा बना लो। तो 10 के लिए मैं cos बाहर ले लेती हूँ, तो ये म्यू प्लस tan थीटा, यहाँ पे अपॉन cos थीटा बाहर ले लो, सॉरी यहाँ से भी cos थीटा, तो ये क्या बना? 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो देखो ये बन गया तुम्हारा Rg म्यू प्लस tan थीटा और 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है, देख लो अब कौन सा है। फर्स्ट ही है। मैम सी फर्स्ट है ना भाई,
सी है ना भाई, सी ऑप्शन है, सी है देख, मैम सी ऑप्शन। नो म्यू मैम, प्लस म्यू tan प्लस थीटा tan अपॉन 1 थीटा माइनस अपॉन म्यू 1 tan थीटा अच्छा माइनस म्यू है ना, अच्छा म्यू आ रहा है, ठीक है, म्यू प्लस टेन थीटा और 1 माइनस, हाँ ठीक है, सॉरी, ए ऑप्शन, ठीक, ए ऑप्शन। तो ये मैक्सिमम के लिए है, और मिनिमम के लिए क्या हो जाता है, साइन रिवर्स हो जाते हैं, यानी मिनिमम में ऊपर वाला नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये तीनों कंडीशन मैंने क्लास में लिखवाई थी तुम्हें, मैंने बोला था और कुछ मत पढ़ो, बस ये 3 फॉर्मूले याद करके चले जाओ, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जिन्होंने पढ़ लिया होगा वो आज की छुट्टी में खुश हो गए होंगे, जिन्होंने छोड़ दिया होगा कि मैडम तो नहीं बता, यूं ही बता दिए, तो उनका रह गया होगा, ठीक है। अब ये देखो, ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल का क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट दिया हुआ है, तो पूछा है कि इन कौन से कॉम्बिनेशंस में वैल्यू जो है 10 वाले फैक्टर से बढ़ जाएगी। बच्चे अब इस क्वेश्चन को, अरे अरे ये तो एक एक लगा के देखना पड़ेगा, लेंथी क्वेश्चन है, चलो मैथ पे, अब मैथ में चले जाएंगे, एक बार सॉल्व तो करो, क्वेश्चन होता है, देखो हमारे पास पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, करेक्ट। यस मैम। यस अब मैम एरिया, अब देखो क्या बोला है, एरिया कितना है, एरिया दिया नहीं है, लेंथ और विड्थ दी हुई है, तो मतलब एरिया यहीं से निकलेगा, तो कितना है, लेंथ 3 और विड्थ 1, देखो लेंथ दी है 3 और विड्थ है 1, और सेपरेशन जो है वो है 3 माइक्रोमीटर, बस इतना ही रखते हैं। तो अब एरिया कितना बना, 3 इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी 3, तो मेरा सी आया एप्सिलॉन नॉट। अब पूछा है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लगाएं कि मेरा कितना बन जाए, 10 टाइम्स हो जाए, तो देखो टी डैश इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, पहला वाला लगाओ, लेंथ कितनी है 6 और बी कितना है 5, तो 6 पंजे 30, एप्सिलॉन नॉट डी कितना है 3, तो आ गया 10, 10। यस मैम, आ गया। अब ऐसे ही बी लगाओ, 5 दूनी उसमें भी 10, आ रहा है। 10 एप्सिलॉन नॉट 1, तो ये भी आ गया, तो यानी आंख बंद करके फर्स्ट ऑप्शन, और सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, तो पहले में आंसर बन गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोच के ये नहीं कि ये तो बहुत लेंथी है, लास्ट में समय बचेगा तो करेंगे, नहीं, सॉल्व तो करो, ठीक है। अब एक सेकंड एक रुक जाओ, एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा ये वाला, एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लो, देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, एक प्लेट रखी हुई है, स्क्वायर प्लेट, जिसके ऊपर बीचों बीच एक चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ कि इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस शेडेड रीजन से। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है, सेम यही पूछ लिया, बट इन्होंने करा क्या, देखो मैं सिर्फ यहां से कराती हूँ, मेरे पास ये एक प्लेट है बच्चों, ठीक है, ये प्लेट 4 ऐसी बटी हुई है, और इस प्लेट के समझो जैसे तुम्हारे कॉपी का पेज है, बीच में ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है, तो मुझे इस चार्ज को कवर करना पड़ेगा पहले तो इस चार्ज को कवर करने के लिए मैं प्लेट लगाऊंगी, एक प्लेट ऊपर, करेक्ट, एक प्लेट, 2 प्लेट साइड में, एक सामने और एक पीछे, तो मेरी कितनी प्लेट हो गई, 6 प्लेट हो गई, जिससे एक क्यूब बन गया। भाई मुझे कवर करना है क्योंकि मेरे को पता है गॉस लॉ क्या कहता है कि एक क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको क्लोज्ड सरफेस बनाया, तो एक ऊपर लगाया, 2 साइड में और एक आगे और एक पीछे, तो कितना फ्लक्स आया भाई, 6 प्लेट्स की वजह से, देखो क्यू बाय 6 प्लेट की वजह से आया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन। एक प्लेट से कितना बना, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। अब सुनो, ये तो एक प्लेट से आया है, अब अगर मैं तुमसे पूछूं इस प्लेट में 4 रीजन है, तो इस 4 के एक रीजन से कितना आएगा, तो तुम कितना कर दोगे, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन। 24 एप्सिलॉन। तो मैंने ये क्लास में कराया था, बट पूछा कैसे है ये देखो, इनका एक बार ये देखो, शेडेड रीजन देखो, इन्होंने 4 की बजाय करा क्या है, एक बार देखो, ये देखो एक बार शेडेड रीजन, ये देखो, देख लिया, 4 में भी हाफ कर दिया है। हाँ वेरी गुड, कि इन्होंने वो 4 प्लेट में बीच में से एक और हाफ निकाल दिया है, तो मतलब अब मुझे सिमेट्री चाहिए, देखो अब हुआ क्या मैम यहाँ पे, बट हाँ उसमें डायगोनल भी था ना एक, मतलब कुछ, कहाँ हमें पे एक बार डायग्राम दोबारा दिखाना है। डायग्राम, डायगोनल मतलब वो हाफ किया ना। हाँ बिल्कुल, एक सेकंड में कराती हूँ, बस एक बार डायग्राम देख लो, देख लिया, डायगोनल नहीं मैं वही बता रही हूँ, सुनो डायगोनल नहीं मैं वही बता रही हूँ कि इन्होंने क्या किया, देखो हमारे पास ये प्लेट थी, अब ये ऐसा होता
चारों प्लेट का तो तुमने निकाल लिया Q/24 एप्सिलॉन नॉट, और एक प्लेट का आया था Q/6 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। करेक्ट। अब शेडेड रीजन इन्होंने क्या कर दिया, देखो इतना, अब देखो इतना पूछा है इन्होंने, अब मुझे सिमेट्री बनानी पड़ेगी क्योंकि ये तो सिमेट्री नहीं बनी अभी। तो मैं अगर ऐसे कर दूं खुद से, अब तो सिमेट्री बन गई। तो जब पहले उस प्लेट में 4 पोर्शन थे, अब इस प्लेट में कितने पोर्शन हो गए? 8। 8। तो यानी वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट का था। अब इस एक प्लेट में 8 पोर्शन हो गए, तो एक पोर्शन की वजह से कितना बना? 48 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो देखो एक पोर्शन की वजह से बना Q/48 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी एक पोर्शन की वजह से, अब देखो शेडेड रीजन कितना है, देखो इतना, देखो शेडेड रीजन देखो, 548। देखो यहाँ पे, यानी एक पूरा ब्लॉक बचा हुआ है ना, एक पूरा ब्लॉक है और एक का आधा ब्लॉक है, करेक्ट। यस मैम। यस हाँ। मैम। तो यानी अब आंसर मुझे बताओ कि अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 करेंगे 5Q/48 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो देखो ये था हमारा। तो अब मैं कितने से, अब मेरे कितने पोर्शन बन गए? 1 2 3 4 5। 5 पोर्शन की वजह से निकालना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। 5 से। तो यानी सिमेट्री बनानी थी, ठीक है, सिमेट्री बनानी थी कि अगर भाई इन्होंने एक पोर्शन और काट दिया, तो मेरे को सोचना है कि मेरे को इस प्लेट की सिमेट्री बनानी है। तो इस प्लेट की सिमेट्री बनाने के लिए मतलब जितने भी 4 पोर्शन थे उन सबको काट दो। तो आप देखो, तो इन्होंने n की वैल्यू पूछी है, आई डोंट नो इन्होंने कैसे सॉल्व कराया है। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 5। तो ये तुम्हारा इंटीजर का मतलब ये वन ऑफ द थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट अगर क्लास ली है तो उन बच्चों ने ये सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि एक प्लेट का निकाल लिया तो तुम्हें पता है भाई अब सिमेट्री बनानी है, तो 8 पोर्शन डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अभी भी तुम्हारे जिनका अभी भी 29 तारीख को है, मैं उनको ये नहीं बोलूंगी क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन मत सॉल्व करो, बस अपने नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। ओके मैम। चलो, हाँ साक्षी बोलो। हम उन्होंने तो बहुत देर से हैंड रेस कर रखा है। आज्ञा होगा। चलो ठीक है, हाथ बाय दर्द हो everyone। गया होगा मैम उनका। हाँ तो, बिल्कुल। तो अभी तुम लोगों को जो टॉपिक बताएं वो टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। ओके मैम। यस मैम। मैम ये तो बहुत इजी आ रहा है पेपर। क्या कह रहे हैं सुरेंद्र? मैम बहुत इजी आ रहा है पेपर। है ना, इजी आ रहा है ना? अगर मेरी बारी मैंने गड़बड़ की ना, तो मैं कंप्यूटर एग्जामिनर के सिर में मार दूंगा। नहीं भाई देखो, अभी तो 3 एग्जाम हॉल में जाने के बाद समझ में नहीं आता ना कि क्या करना है। बिल्कुल समझ में आएगा, शांति से जाना और पहले केमिस्ट्री करना। होता क्या है ना, एक बार वो बोलते हैं ना कि जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो उनको फील्ड में सेट होने पे टाइम लगता है, थोड़ी बॉल वेस्ट जाती है, उसके बाद छक्के चौके लगते हैं, तो वही है। तो एक बार जब पेपर देने बैठोगे ना तो दिमाग चलेगा, तो वो चलता ही जाएगा। तो सबसे पहले केमिस्ट्री करना, तो केमिस्ट्री करने से फ्लो बन जाएगा, फिजिक्स पे आते आते दिमाग चल जाएगा और तुम लोग कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके मैम। और हाँ मैम, और ये जेई वालों ने पहले मैथ्स दी होती है ताकि मतलब वो सोचते हैं कि पहले बच्चे अपना मैथ्स पे टाइम वेस्ट करें फिर वो आगे जाएं। उन्होंने मैथ्स फिर फिजिक्स फिर केमिस्ट्री रखी होती है हमेशा। नहीं ये मत करना। और अभी भी मैं बोल रही हूँ केमिस्ट्री का पेपर, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी थी, तो वो केमिस्ट्री का पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो क्यों, वो मैथ्स में चले जा रहे हैं। तो तुम लोगों को केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ज्यादा फोकस रखना है। एवरेज 40 सवाल तो लगाने ही है, ठीक है। यस मैम। तो इजी पेपर आ रहा है बोर्ड लेवल का, एकदम खुश हो जाओ और अपनी तैयारी अभी भी स्टॉप मत करो, क्वेश्चन मत लगाओ। अपना सीबीएसई केमिस्ट्री के लिए सीबीएसई का जो एनसीईआरटी बुक है, जो सर के नोट्स हैं वो पढ़ो, और फिजिक्स के लिए बस मेरे नोट्स इनफ है, ठीक है। चलो सुरेंद्र, अब की बार तेरे तो निकल ही जाएगा, अगर नहीं निकला ना फिर बताऊंगी। जिन जिन बच्चों ने क्लास ली है और उनका नहीं निकला ना डांट पड़ेगी तुमको। मैम पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश, हाँ बस वही है, कोशिश करते रहो, है ना। बिल्कुल, बाकी मेरे को कुछ नहीं पता, बस पूरी कोशिश करूंगा और देखेंगे। हाँ तो कोशिश वही है, रिवीजन करो। कई बच्चे इस टाइमिंग में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं,
टफ लेवल के मैम 2020 का लगा लें, 19 का लगा लें, मत लगाओ भाई, अब समय नहीं है क्वेश्चन लगाने का। अब बार बार जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ो, ठीक है। नया सवाल मत लगाना कोई भी, अभी भी कह रही हूँ। चलो बाय बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय मैम। गुड इवनिंग मैम।